जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन पे बात की थी। बीएससी सेकंड ईयर में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन बुक स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। और जो पेपर नंबर आपका क्या है, सेकंड पेपर है। और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने इंटीग्रेशन पे लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन पे आपसे बात हुई थी कि इंटीग्रेशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मूले हैं या मेथड जो हैं, जो यहाँ पे आपने काम में लिए जाएंगे, उन पर मेरी आपसे बात हो गई थी। मैं बुक को स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक है अवकल समीकरण। सिलेबस के बारे में मेरी बात हो गई है आपकी फर्स्ट लेक्चर में। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बुक स्टार्ट करने से पहले मैं इस बुक के नाम पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अवकल और समीकरण, दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन और एक क्या आपकी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है भैया। इक्वेशन यानी कि समीकरण, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, ठीक है ना। एन इक्वेशन an equation is a mathematical statement containing equal sign, ठीक है ना। एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेनिंग इक्वल साइन, यानी कि आपका ये जो इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, आपकी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, इक्वल साइन को क्या करता है, कंटेन करता है। यानी कि इक्वल साइन के रूप में ये एक स्टेटमेंट होता है। जैसे ग्रेटर देन के रूप में स्टेटमेंट होता है, लेस देन के रूप में स्टेटमेंट होता है, तो ये इक्वल के साइन के रूप में आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है। एंड number may be represented by unknown variable, इस चीज को समझिएगा कि जो इक्वेशन जो होती है, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मतलब क्या है, इसका भावार्थ क्या है, वो चीज समझिएगा कि आपकी जो इक्वेशन होती है, समीकरण जो होती है, वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो इक्वल साइन को क्या करता है, कंटेन करता है। यानी इक्वल साइन के रूप में एक आपका क्या है, गणितीय आपकी क्या है, स्टेटमेंट है, एक कथन है जो इक्वल साइन के रूप को कंटेन करता है। और क्या है, एंड नंबर में भी, जो यहां पे इसमें जो नंबर यूज किए जाएंगे, ठीक है ना, नंबर में भी रिप्रेजेंटेड बाय अननोन वेरिएबल, यानी कि जो नंबर है यहाँ पे इस इक्वल टू के साइन के रूप में जो स्टेटमेंट है, उसमें जो नंबर है, मैथमेटिकली नंबर जो डिजिट है, वो किसके रूप में है, आपके रूप में वो रिप्रेजेंट की जा रही है अननोन वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन बात करें 3x + 2y = 5, इस तरह से ये क्या है, आपके इक्वेशन के रूप में। यहाँ पे आपके क्या है, वेरिएबल है, जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं उन पे गौर करते हैं। एक तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट, ठीक है ना, किसके, कंटेनिंग इक्वल साइन के रूप में ये क्या है, एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट है। एंड नंबर जो है आपके, नंबर में भी रिप्रेजेंटेड अननोन वेरिएबल, जो आपके नंबर जो हैं, इसमें जो नंबर आएंगे वो किसके रूप में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। जैसे यहां पे ये x है और ये क्या है, y है। यहां पे आपको दो वेरिएबल के रूप में दिख रहे हैं। इन वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है वो क्या है, किसी नंबर के रूप में, जिसको हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, हालांकि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। एज फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे समझिएगा कि जैसे मैंने आपको कहा 3x + 2 = ठीक है ना 4, ऐसे कर दिया। अब इसमें क्या है, आपका वेरिएबल है, ठीक है ना। इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसे गए तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, x के रूप में क्या आ जाएगा, 2/3। तो यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहां पे जो वेरिएबल है, इस शब्द पे थोड़ा सा बात करते हैं, वेरिएबल क्या चीज है, ठीक है ना। मैं बात करूं वेरिएबल से,
ठीक है, एक मिनट आप इधर देखिएगा, यहां पे आपको क्या है, एक तो ये तो आपको वेरिएबल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ये आपके वेरिएबल हैं, y भी आपका वेरिएबल है, ये आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये अपने पास क्या है, कोई कांस्टेंट है, अपने पास क्या कोई कांस्टेंट है, तो किसी इक्वेशन के रूप में आपको कोफिशिएंट के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है ना, हालांकि पावर के रूप में भी आपको दिखाई दे सकती है इक्वेशन, ठीक है, आपको कांस्टेंट के रूप में भी आपको कुछ मिल सकता है, और आपके कोफिशिएंट और वेरिएबल के रूप में आपको इस इक्वेशन के रूप में दिखाई देंगे, ठीक है। यहां पे अगर वेरिएबल पे बात करें, वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल बोले तो चर, ठीक है ना, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे समझते हैं, चर का मतलब है गतिमान, चर का मतलब क्या है, गतिमान है, जो चलता है, वेरिएबल का मतलब आपके क्या है, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वेरिएबल भी आपके दो तरह से होता है, ठीक है, एक तो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, जैसे आप क्या कह सकते हो, स्वतंत्र चर, और एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर या परितंत्र। आश्रित चर कहिए या डिपेंडेंट करिए या परतंत्र कहिए, यह होता है आपका इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र चर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि मैंने लिया x प्लस वाई बराबर 12 ले लिया, x प्लस वाई बराबर 12 ले लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि इनमें कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन क्या है इंडिपेंडेंट। x है और y में, ये दो वेरिएबल में आपके एक इक्वेशन के रूप में। अब इस इक्वेशन में कौन तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस बारे में बात करें तो इस स्थिति में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हो और किसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। यानी कि एक और काम की बात यह है कि ये जो इक्वेशन है वो दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल में? दो वेरिएबल। तो इसके लिए इन दोनों वेरिएबलों की वैल्यू निकालने के लिए आपको कितनी चाहिए? दो समीकरण के रूप में चाहिए। ये दोनों वेरिएबल की फाइनल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या है? दो इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक है। दूसरे रूप में अगर बात करें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रूप में, तो यहां पे एक्स और वाई में किसी एक को आपको डिपेंडेंट मानना पड़ेगा और किसी एक को क्या मानना पड़ेगा? आपको इंडिपेंडेंट के रूप में मानना पड़ेगा। वो आपके ऊपर, मान लीजिए आपने एक्स को इंडिपेंडेंट मान लिया है, एक्स को क्या मान लिया है? इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र मान लिया है। और y को क्या मान लिया आपने? डिपेंडेंट, आश्रित। अब इन दोनों वर्णों का क्या मतलब है? जिसको आपने स्वतंत्र मान लिया, इसका मतलब आप स्वतंत्रता से उसकी वैल्यू रख सकते हो। आश्रित का मतलब यह है कि ये किस पे डिपेंड हो गई? x पे डिपेंड हो गई। यानी कि आप जिस तरह से x के साथ जिस तरह की प्रक्रिया करोगे वैसा ही y पे क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे आपने x का मान ले लिया, लेट आपने माना x बराबर 1 मान लिया, देन उस 1 का x का मान आपने 1 माना, उस 1 का y पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि y का मान आपका 1 यहां इधर जाएगा तो y का मान कितना आएगा आपका? 11। x का मान अगर आपने x बराबर आपने मान लिया 2 मान लिया, देन y बराबर क्या आएगा आपका? y बराबर आपके पास आएगा 10। x का मान अगर आपने 3 रख लिया, देन y बराबर आपके पास क्या आएगा? 9, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू रख रहे हो वैसे वैसे आपको y का मान प्राप्त हो रहा है। अगर इसी चीज के अपोजिट अगर मैं बात करूं, दूसरे रूप में अगर बात करें, तो अगर आपने x प्लस वाई बराबर 12 है आपका, अब आपने y को क्या ले लिया है? इंडिपेंडेंट ले लिया।
और x को क्या ले लिया है, डिपेंडेंट ले लिया। ठीक है ना, ये आपका क्या है, आश्रित है, और ये आपका क्या है, स्वतंत्र है। अब कहानी बदल जाएगी। ठीक है ना, अब आप x की वैल्यू, अब सॉरी y की वैल्यू आप इंडिपेंडेंट है तो y स्वतंत्र हो गया और x क्या हो गया, आश्रित हो गया। y इंडिपेंडेंट है तो y की वैल्यू अब आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। y बराबर आपने y बराबर आपने 2 रखा, देन x बराबर क्या प्राप्त होगा आपको 10, y बराबर आपने 5 रखा, देन ठीक है ना, y का मान अगर आपने 5 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। x का मान क्या आ जाएगा, 7। यानी कि एक चीज अपने समझ में आ रही है, इक्वेशन के रूप में। इक्वेशन होती क्या, पहले बात तो मैं उस पर बात कर चुका हूं कि इक्वेशन एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली स्टेटमेंट है जो इक्वल साइन को क्या करता है, कंटेनिंग करता है। और जो नंबर होते हैं, नंबर में भी रिप्रेजेंटेड इन अननोन वेरिएबल, जो इसमें नंबर है वो, जैसे ये सभी नंबर आ रहे हैं एक्स और वाई के, ठीक है ना, वैल्यू जो आ रही वो किसके रूप में है, आपके एक वेरिएबल, अननोन वेरिएबल के रूप में लिखी हुई है। अब इस स्टेटमेंट में हमने बात कर रही है दो चीजों पे, वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या है, दो तरह के होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस चीज में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सर कौन तो डिपेंडेंट होगा, कौन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसे डिपेंडेंट मान रहे हो और किसे इंडिपेंडेंट मान रहे हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर मैं आगे बात करूं, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि मैंने आपसे कहा x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है, बराबर मैंने अपने कर लिया 20, बराबर क्या कर लिया 20। अब यहां पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। जब आपके पास 2 वेरिएबल थे तो एक डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट था। इस स्थिति में अब आपके पास 3 वेरिएबल है। अब इन 3 वेरिएबलों को क्या स्थिति रहेगी, जब 3 वेरिएबल होंगे तो उन 3 वेरिएबलों में अब आप देखिएगा, इनमें से इनको सॉल्व करने के लिए आपको कितने की वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि तीसरे की वैल्यू आ जाए। अब आपको किसी दो की वैल्यू आपको अपनी इच्छा से माननी पड़ेगी ताकि तीसरे की वैल्यू आप निकाल सको। अरे बात समझ में, यानी कि इस स्थिति में आपके पास 2 आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका 1 डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। अब आपके पास 3 वेरिएबल की एक इक्वेशन है। 3 वेरिएबल में से जब आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो किन्हीं 2 को आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानना पड़ेगा और किसी एक को क्या मानना पड़ेगा, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल मानना पड़ेगा। अब इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हो कि किन 2 को आप क्या रख रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख रहे हो, किस एक को आप डिपेंडेंट वेरिएबल रख रहे हो, ठीक है ना। आप किसी को भी मान लीजिए, मैंने इन दोनों को क्या मान लिया है, इंडिपेंडेंट मान लिया है, इन दोनों को क्या मान लिया है, इंडिपेंडेंट मान लिया, ठीक है ना, स्वतंत्र मान लिया है, और इसे क्या मान लिया है, आश्रित मान लिया है। ये कोई फिक्स नहीं है, आप इन दोनों को क्या मान सकते हैं, स्वतंत्र, एक को क्या मान सकते हैं, आश्रित। लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि जब आपके 3 वेरिएबल में इक्वेशन है तो वहां पे आपके पास 2 तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, ठीक है ना, 2 तो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, और एक क्या रहेगा भैया आपके पास, आश्रित चर रहेगा। 2 तो आपके पास रहेंगे स्वतंत्र चर और एक क्या रहेगा, आश्रित चर। अगर इसी चीज को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो मैं अगर इसे 4 वेरिएबल में लेके जाएं, ठीक है ना, 4 वेरिएबल, अगर मैं इसे ऐसे ले ले, ठीक है ना, अब यहां पे किन्हीं 2 की वैल्यू रख के तीसरे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। अगर ये इस तरह से होती u प्लस v प्लस w, ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, 50 ले लिए, कुछ भी, एनीबॉडी। ये इक्वेशन हो गई। पहली बात तो ये क्या हुई, इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इक्वेशन के लिए हम क्या है, एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और इक्वल के साइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। साथ ही साथ जो इसमें नंबर हैं, नंबर किसके रूप में, अननोन वेरिएबल के रूप में नंबर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एक इक्वेशन कहलाएगी, पहली बात। अब वेरिएबल पे जब बात आई तो वेरिएबल आपको 4 वेरिएबल दिख रहे हैं। अब इन वेरिएबलों में जब बात करते हैं तो वेरिएबलों में फिर 2 तरह के आपके, कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो यहां पे अब आपके 4 में 3 तो आपके क्या रहेंगे, 3 आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे। थ्री आपके क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, और 1 वेरिएबल आपका क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। 1 आपका क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किन्हीं भी 3 को क्या मान लीजिए, इंडिपेंडेंट मान लिए, और 1 को क्या मान लीजिए, डिपेंडेंट मान लीजिए। यानी कि ओवरऑल कहानी अब ये निकल के आ रही है कि जितने वेरिएबल की आपकी इक्वेशन है, ठीक है ना, उनमें हर बार आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, एक ही है। यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक ही है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास चाहे कितने भी वेरिएबल की इक्वेशन हो, कितने भी वेरिएबल की, उसमें हमेशा इंडिपेंडेंट जो आपका डिपेंडेंट जो वेरिएबल रहेगा वो एक रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। तो ये तो बात हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल की, और वेरिएबल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या होता है, एक होता है आपका कांस्टेंट अचर, ठीक है ना। अचर क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो, जैसे चर और अचर। अचर का मतलब जो गतिमान नहीं हो, जो वैल्यू है आपकी, जैसे 5, 10, जो भी आपकी वैल्यू है, वो 5 है तो 5 ही रहेगा, वो 10 है तो 10 रहेगा, ठीक है ना, 3 है तो 3 रहेगा। तो कांस्टेंट के रूप में क्या होता है, कांस्टेंट के रूप में जो वैल्यू आपकी जिसकी फिक्स है वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण में समीकरण के ऊपर ये जो भी छोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपसे कर ली हैं। अब हम बात करें दूसरी जो वर्ड है उसमें, वो है आपका अवकलज का, अवकल, डिफरेंशियल, ठीक है ना। अवकलज के रूप में क्या है, अवकलज में जैसे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपने पढ़ा था, ठीक है ना, 11th 12th क्लास में आपने एबी इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो आपका डिफरेंशिएशन का था, उसमें आपने बात की कि अवकलज होता क्या है कि हमारे पास एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और एक क्या रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि इसे जैसे बात करें तो मेरे पास y बराबर एफ एक्स कोई रियल वैल्यूज फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स क्या है, कोई रियल वैल्यूज फंक्शन के रूप में, यानी कि y जो फंक्शन है वो x के रूप में, ठीक है ना। यहां पे आपको 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अवकलज में आपके 2 तरह के डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, इसको इस तरह से समझते हैं। अवकलज को 2 तरह से मैंने तोड़ लिया है, 2 तरह के अवकलज आपके। एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, साधारण अवकलज। एक होता है आपका साधारण अवकल, ठीक है ना, और एक होता है आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब मैंने आपसे सिलेबस में बात की तो इस पेपर में आपके पास 2 बके, एक तो आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, साधारण अवकलज के बारे में बात हो रही है, एक है आपकी पार्शियली डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकल समीकरण के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सॉरी आपसे बात होगी। एक तो आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण, और एक किसे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और ये आंशिक अवकल। अगर समीकरण भी साथ हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, आंशिक अवकल समीकरण के रूप में आपको रिप्रेजेंट कर दोगे। होते क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जैसा कि आप 11th 12th में पढ़ के आए हो, साधारण अवकलज, यानी कि यहां पे आपके पास y बराबर एफ एक्स के रूप में है, y बराबर एफ एक्स के रूप में कोई फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स के रूप में क्या है, कोई फंक्शन है जो आपके 2 वेरिएबल में, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, y बराबर एफ एक्स। हालांकि 2 वेरिएबल आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक तो आपको y और एक x के रूप में। अब यहां पे ये डिसीजन करना है सर कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि फिक्स नहीं है कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैसे ही हम जर्नली लेके चलते हैं कि dy अपॉन dx। उस स्थिति में हम x को क्या है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या लेके चलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है dy अपॉन dx ही होता हो, dx अपॉन dy भी हो सकता है, ठीक है ना। उस स्थिति में जो y होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन की जो आपकी डेफिनेशन है वो रेट ऑफ चेंज होती है। रेट ऑफ चेंज किसमें बेटा, कि आपका क्या है यहां पे ये y जैसे लेके चले, y आपका क्या है यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो क्या है आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, यानी कि यहां पे अपने पास ये आपका डिपेंडेंट यानी कि ये आश्रित है, आश्रित चर है, और ये अपने पास कौन है, स्वतंत्र चर है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर, ये आपके स्वतंत्र चर है, ये आश्रित चर है। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर में परिवर्तन की दर, किसके रेस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी dy अपॉन dx कहलाती है। यानी कि मैंने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है, x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन, y में जो रेट ऑफ चेंज होते हैं, परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी dy अपॉन dx कहलाती है। ठीक है ना, dy अपॉन dx जो स्लोप के रूप में आप जानते हो, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज होती है वो क्या कहलाती है, dy अपॉन dx कहलाती है। ये जो डिफरेंशिएशन है ये अपना क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहलाएगा, साधारण अवकलज कहलाएगा। y बराबर fx के रूप में, y फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है। अगर इस चीज में पार्शियली में अगर इस चीज को लेके आए पार्शियली में, तो यहां पे मेरे पास जैसे u बराबर फंक्शन है, u बराबर f मान लीजिए, f बराबर मेरे पास फंक्शन है, z बराबर f ऑफ फंक्शन है x और y का, z बराबर फंक्शन है किसका, x और y का। फर्क देखिएगा, यहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y फंक्शन है केवल x का, तो उस स्थिति में जो डिफरेंशिएशन होता है वो कहलाता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। लेकिन z यहां पे देखिए, z फंक्शन है x और y का। अगर फंक्शन आपका वन वेरिएबल का है, कोई फंक्शन अगर वन वेरिएबल का है, तो उस स्थिति में जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर आपका फंक्शन टू या मोर देन टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो उस स्थिति में जो डिफरेंशिएशन होता है वो कहलाता है भैया पार्शियली डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर आप कल को z का जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने पार्शियली, z का आप किसके रेस्पेक्ट कर सकते हो, x के रेस्पेक्ट हो सकता है और y के रेस्पेक्ट, और x के रेस्पेक्ट होने वाला डिफरेंशिएशन कैसा, पार्शियली, y के रेस्पेक्ट होने वाला डिफरेंशिएशन कैसा, पार्शियली, क्योंकि यहां पे z जो है वो टू वेरिएबल का फंक्शन है, और टू वेरिएबल फंक्शन या टू या मोर देन टू वेरिएबल की स्थिति में आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है भैया आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो यहां पे अगर आप निकालोगे तो डेल z अपॉन डेल x निकाल सकते हो, और डेल z अपॉन डेल y निकाल सकते हो। आ रही है बात समझ में, यानी कि दो या दो से अधिक वेरिएबल के फंक्शन में होने वाला डिफरेंशिएशन आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन। वन वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन है तो उस स्थिति में होने वाला डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहलाएगा, आपका साधारण अवकलज कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अवकल और समीकरण, अवकलज क्या होता है और समीकरण क्या होता है, इन दोनों चीजों में आपको समझ में आ गया होगा। अब बुक के नाम पे मैं अगर बात करूं तो इसकी डेफिनेशन पे अगर बात करें, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज आप समझ लीजिए भैया कि मैं जो यहां पे आपकी क्लास आपको वीडियोज अपलोड कर रहा हूं वो मेरा तीन तरह के बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं अपने बीएससी में पढ़ने वाले। एक तो वो बच्चे जो केवल अपनी डिग्री के लिए कर रहे हैं कि बस अपने को नाम मात्र भैया डिग्री प्राप्त हो जाए बीएससी की, बाकी का आगे देखा जाएगा। एक तो वन टाइप के बच्चे वो हो गए। दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं कि भाई अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो थोड़ा तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। और तीसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं जो वास्तव में एक तरीके से उन्हें आगे का टारगेट फिक्स करके अपने बीएससी को आगे
गतिमान कर रहे हैं, आगे चला रहे हैं, तो उस तरह के बच्चे। तो मैं यहाँ पे जो आपको लेक्चर जो वीडियोज अपलोड करा रहा हूँ, ठीक है ना, वो उन स्टूडेंटों के लिए करा रहा हूँ जो फ्यूचर के लिए भी अपना टारगेट सेट करके रखा है कि बीएससी करने के बाद मेरे को आगे एमएससी या जो भी है उनका स्कोप है, ठीक है ना, हायर एजुकेशन के लिए, वहां पे वो इनको काम में ले सकें। तो उस बेस से मैं हर चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। दूसरी चीज, एक चीज ये भी समझ लीजिएगा कि यहां पे जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो मोस्टली आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। यहां पे जितने भी आपको जो बुक्स में आपकी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और एक चीज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में है, एक विषय पर और बात कर लेता हूं आपसे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत की विषय है वो ये है कि ऐसा नहीं है ऑनलाइन में बच्चे को समझ में नहीं आती, सब कुछ समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है, लेकिन चक्कर क्या है कि बच्चा जब ऑनलाइन देख रहा होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में वो आपको क्या है वीडियोज को स्किप कर करके देखता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं हर टीचर, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आप कंटिन्यू पढ़ते हो, 1 आवर का आपका टाइम है टीचर का क्लास लेने का, तो 1 आवर आप हर चीज पढ़ते हो टीचर से, टीचर ने कब किस स्थिति में क्या बोला है हर चीज आपको पता होता है। लेकिन यहां पे क्या, ऑनलाइन में क्या, बच्चा जैसे कुछ समझ में आता रहता है तो वो स्किप करता चला जाता है, जिसकी वजह से टीचर ने कब किस विषय पे क्या बोल दिया वो उसे नहीं पता होता। वो केवल क्वेश्चन से फोकस रखता है कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, उस पर बात रखता है, ठीक है ना। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस, जो दिक्कत जो बच्चों को हो रही है वो यही हो रही है कि वो ऑनलाइन क्लास को केवल स्किप कर करके पढ़ लेता है, उसे अपने क्वेश्चन से मतलब होता है। क्योंकि हर बार टीचर चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन हो, हर चीज को वो लिखाएगा नहीं आपके लिए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन की रनिंग में दौरान टीचर आपको बता देता है और वो चीजें आपसे मिस हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपको दिक्कत होती है, और इस वजह से आपको थोड़ा सा लगता होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में इस तरह का फर्क है। बाकी ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। ऑनलाइन में टीचर और अच्छे से पढ़ाता है आपको, और भी अच्छे से, पहले से ही अपनी प्रिपरेशन वगैरह करके अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं दोनों ही क्लास लेता हूं, ऑफलाइन भी क्लास ले रहा हूं, ऑनलाइन भी क्लास ले रहा हूं, तो मेरे को जो चीजें समझ में आ रही है वो आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होती है, ठीक है ना। हमने अवकल के बारे में बात कर ली और समीकरण के बारे में बात कर ली। अब दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं, अवकल समीकरण क्या होती है, तो अवकल समीकरण क्या होती है, यहां पे मैं आपको कभी किसी हिंदी लैंग्वेज में लिख दूंगा, कभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दूंगा, क्योंकि बोथ लैंग्वेज को लिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा दोनों चीजों का। हालांकि मैं एक्सप्लेन दोनों में आपको करूंगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ए इक्वेशन in which a independent variable and इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेके चल रहे हैं हम, जनरली dy अपॉन dx पे बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या लेके चल रहा हूं आपके लिए, x लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल a equation in which a independent variable and its function। अब सुनिएगा सर, पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा है, ए इक्वेशन इन विच ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपका स्वतंत्र चर, एक स्वतंत्र चर x लेके चल रहे हैं अपन dy अपॉन dx फॉर्म के लेने के लिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड इस फंक्शन। अब x के फंक्शन क्या होता है, x के फंक्शन में सारे आपके आइलेट वाले आ जाएंगे। आइलेट में कौन कौन अपना, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन आ जाएंगे, साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, ठीक है। एल्जेब्रिक में बात करें तो एक्स स्क्वायर है, 2x है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो साइन x है, कॉस x है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स फंक्शन, आई में इनवर्स, ठीक है ना। एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम में बात करें तो ln x है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल में बात करें तो e की पावर x है, a की पावर x है, etc। क्या कह रहा हूं मैं, ए इक्वेशन इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब स्वतंत्र चर x और इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन एंड
डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेके चल रहा हूं मैं यहां पे, y को, ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट। डेरिवेटिव में अगर मैं बात करूं एंड इट्स डेरिवेटिव पे अगर बात करें तो डेरिवेटिव में आप देख सकते हो, डेरिवेटिव में बात करूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव क्या है, d2 ओवर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है, etc। a equation in which independent variable x and its function sin inverse x, ठीक है ना, and a dependent variable and its derivative are exist, equation said to be differential equation, इक्वेशन सेट टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पूरी कहानी को समझिएगा हिंदी मीडियम वाले। अवकल समीकरण क्या होता है, एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर के फलन, स्वतंत्र चर के फलन जैसा कि मैंने बात किया है, आइलेट कुछ नहीं है, आइलेट आपका क्या है, पांच प्रकार के मोस्टली आपके कैलकुलस में 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं, उन्हीं को क्या है आइलेट, आई इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एंड इट्स फंक्शन। एक्स और एक्स के फंक्शन क्या हो सकते हैं, ये सभी आपके एक्स के फंक्शन। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आश्रित चर y और y के अवकलज, y के ये अवकलज अगर विद्यमान हो तो वो समीकरण कहलाती है अवकल समीकरण, ठीक है ना। हालांकि जरूरी नहीं आपसे पूछे कि अवकल समीकरण क्या होती है, लेकिन बुक है, बुक का नाम तो आपको पता होना चाहिए कि अवकल समीकरण कहते किसे हैं। तो अवकल समीकरण क्या होती है, ओवरऑल एक आपका स्वतंत्र चर है और स्वतंत्र चर के फलन है, आश्रित चर y है और उसके डेरिवेटिव अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अगर आप एग्जाम्पल के जरिए एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप dq/y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 d2 ओवर वाई अपॉन dx स्क्वायर, ये क्यू कर लेना, ठीक है, प्लस dy अपॉन dx बराबर, ठीक है ना, ln x। अब देखिएगा क्या कहा था मैंने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिख रहा है आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, y और लगा लेते हैं y इक्वल टू ln x। हालांकि इनके भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के भी आपको क्या मिलेंगे, टाइप्स मिलेंगे कि डिफरेंस जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें भी कांस्टेंट के विद कांस्टेंट और वेरिएबल के रूप में मिलेगा, कांस्टेंट के रूप में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये आपके जैसे कांस्टेंट के रूप में मैंने एक टाइप बताया, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहला रही है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपका क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी, एक आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहां पे x आपको दिखाई दे रहा था एंड इट्स फंक्शन ln x आपको दिखाई दे रहा, और भी हो सकते थे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y दिखाई दे रहा है एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव दिखाई दे रहे। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये क्या है, आपकी अवकल समीकरण है, ये क्या है, आपकी अवकल समीकरण है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो कि अवकल समीकरण होती क्या चीज है, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं हम, अब तो बुक पे आते हैं अपने पे, और बुक में आपकी ये आपकी यूनिट फर्स्ट है, ठीक है ना। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में देख लेना, मत्स्य में और मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, जयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, और आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटियों में ये फर्स्ट यूनिट के रूप में है। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, जैसे आपकी जोधपुर है, उदयपुर है, ठीक है ना, वो कोटा यूनिवर्सिटी है, वो बच्चे अपना थोड़ा सा मैच कर ले, चैप्टर यही है, ठीक है ना। उनके हो सकता है किसी और यूनिट में इसको दे रखा हो, और बाकी आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं,
तो मैं यहां पे अपनी स्टार्ट कर रहा हूं। बुक का फर्स्ट चैप्टर है आपका और फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट के रूप में है ये, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी में आप चेक कर लें एक बार। चैप्टर फर्स्ट क्या है? प्रथम कोटि प्रथम कोटि तथा प्रथम घात प्रथम घात के अवकल समीकरण, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब सुनिएगा सर, ये अपन ने यूनिट स्टार्ट कर दिया अपनी फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। दो चीजों को देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी बात हो चुकी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? प्रथम कोटि। और फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? प्रथम घात। एक ऐसी अवकल समीकरण जिसकी कोटि भी 1 हो और क्या है, घात भी 1 हो, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी आपकी? फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो यानी कि इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पे बातें होंगी अपने पास। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का मतलब आप समझ गए होंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी अपन ने, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, कि अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने लिखी थी dy/dx, वो आपकी क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर के रूप में। किसके रूप में? फर्स्ट ऑर्डर के रूप में। जैसे अपन बात करें तो dy/dx प्लस, ठीक है ना, ऐसे लीजिए sin x इंटू वाई इक्वल टू, ठीक है ना, 10x। ये जैसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे देखिएगा, इससे डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसको थोड़ा सा समझने के लिए अभी फिलहाल एग्जांपल देख लिए। मैं यहां पे 2 पॉइंटों पे बात कर रहा हूं, प्रथम कोटि और प्रथम घात, और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले प्रथम कोटि। कोटि कैसे कहते हैं? एक मिनट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटि कैसे कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर, कोटि। कोटि कैसे कहते हैं? सुनिएगा भैया। ऑर्डर कैसे कहते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा, कोटि कहलाएगी। यानी कि जो आपने अवकलज किया है, जो dy/dx है, जो मैक्सिमम जितनी बार आपने डेरिवेटिव किया है वही उसकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। यानी कि यहां पे जैसे आपने dy/dx इसके कितनी बार डेरिवेटिव किया? 1 टाइम्स डेरिवेटिव किया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि की समीकरण कहलाएगी, अवकल समीकरण कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव said to be ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह दिया मैंने? हिंदी वाले देखिए, हाईएस्ट जो अवकलज है उसकी जो आपका कोटि है वही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल से समझने के लिए ये समझिएगा, जैसे मैंने एज फॉर एग्जाम्पल आपसे बात की कि d2/y/dx² प्लस 2x dy/dx, ठीक है, प्लस y इक्वल टू e⁻x।
यह आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा है, सब हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो आपको मैक्सिमम डिफरेंशिएशन दिख रहा है, मैक्सिमम टाइम जितना डिफरेंशिएशन हो रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हो रहा है, वही आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा भैया 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। बात समझ में आ रही होगी? यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हाईएस्ट जितनी बार आपने डेरिवेटिव किया है, जितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है? ऑर्डर कहलाती है, यानी कि कोटि कहलाती है। दूसरी बात करें डिग्री पे, क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे। घात, ठीक है, या पावर कहिएगा। डिग्री, डिग्री क्या होती है? यानी कि पावर, ए पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ए पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ए पावर ऑफ, पावर कहिए या डिग्री, ए डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ए पावर ऑफ, ठीक है ना, ये पावर या डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव सेट टू बी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर बात करें, ठीक है, यह आपको क्वेश्चन दे रखा। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हो रहा है उसकी पावर कितनी? ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी दिख रही है आपको? 1। इसकी पावर या डिग्री कितनी दिख रही है? 1। मैंने क्या लिखा है? ए पावर या डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, आपने जो हाईएस्ट डेरिवेटिव किया है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की, याद रहे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है ना। यहां पे ऐसा भी हो सकता था आपको कि आपने ऐसे देखा d2/y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर dy/dx की होल पावर 3, ठीक है, इक्वल टू, आपने यहां पे लिख दिया कुछ भी, a की पावर x। अब यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, हाईएस्ट जो आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है 2 बार। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार दिख रहा है? 2 बार। इसकी जो आपकी पावर दिखाई दे रही है आपको, इसकी जो पावर दिखाई दे रही है, वो इसकी क्या कहलाएगी? आपकी कोटि कहलाएगी, सॉरी घात कहलाएगी। यहां पे अगर देखें तो यहां तो ऑर्डर कितना, और डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री, यहां पे देखिएगा, यहां पे इससे कंफ्यूज ना हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। इसकी डिग्री कितने? तो इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि अगर इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कितना है? 2, ठीक है, और डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी है भैया? यहां पे 1। डिग्री कितनी है? 1। अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और आगे की कहानी कल। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।